सभी को सादर नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की अफवाह प्रणाली के बारे में। राजस्थान की अफवाह प्रणाली के बारे में बात करें उससे पूर्व हमें कुछ पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि बार बार जो शब्द आए उसके बारे में हमें उस समय कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। अफवाह प्रणाली के बारे में बात करें उसमें सबसे पहला शब्द आएगा अफवाह तंत्र या अफवाह प्रणाली। अब ये क्या चीज़ होती है? किसी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्रम है वो अफवाह तंत्र कहलाता है। अर्थात किसी क्षेत्र में एक निश्चित प्रवाह क्रम में प्रवाहित होने वाली नदियों तथा उसकी शाखाओं का तंत्र अफवाह तंत्र कहलाता है। जैसे गंगा नदी का अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र, सिंधु नदी का अफवाह तंत्र इत्यादि। दूसरा एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं अफवाह प्रारूप। अफवाह प्रारूप से तात्पर्य है कि जो मुख्य नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके सम्मिलित स्वरूप से ऐसा एक कैसा स्वरूप नजर आ रहा है। क्या मुख्य नदी और सहायक नदियों को मिलाने से किसी वृक्ष की आकृति बन रही है, या मुख्य नदी और सहायक नदियों को मिलाने से किसी जाली की आकृति बन रही है? जिस प्रकार की स्वरूप बनता है वह उसका कहलाएगा प्रारूप। एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं अफवाह बेसिन। अफवाह बेसिन से तात्पर्य है कि किसी जो नदी है, कोई जो भी नदी बह रही है, उस नदी में कितने एरिया का पानी प्रवाहित होकर आ रहा है। जितने क्षेत्र का पानी प्रवाहित होकर आ रहा है वह उसका अफवाह बेसिन कहलाता है। अफवाह बेसिन, ये जो केवल बेसिन शब्द है ये हम जनरली घरों में भी उपयोग में लेते हैं कि आप अपने हाथ कहाँ धोते हो, कि हाथ हम बेसिन में धोते हैं, उसको हम वाश बेसिन कहते हैं। और यह है अफवाह बेसिन। वाश बेसिन होता है, उसके चारों तरफ की भी आपने देखी होगी दीवारें कैसी होती है, ऊंची होती है, और बीच में एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि नीचा होता है जिससे पानी प्रवाहित होता है। ठीक इसी प्रकार एक संपूर्ण क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का पानी इकट्ठा होता है और वह किसी एक जो नदी है उससे प्रवाहित होता है। जितने क्षेत्र का पानी उस नदी के लिए इकट्ठा होता है वह क्षेत्र उस नदी का अफवाह बेसिन कहलाता है। एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। यह कैचमेंट एरिया, ये कैचमेंट एरिया ज़्यादातर जो शब्द काम में लिया जाता है जलग्रहण क्षेत्र, यह क्षेत्र काम में लिया जाता है किसी जलाशय के लिए, कि जो बनास है उसका कैचमेंट एरिया कितना है, यानी बनास जो डैम है उसमें कितने एरिया का पानी आता है। तो इस तरह की कुछ शब्द हैं जो बार बार आएंगे जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक था। अब बात कर रहे हैं हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली जो अफवाह प्रणाली है जिसका नाम है आंतरिक अफवाह प्रणाली। आंतरिक अफवाह प्रणाली सबसे ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती है। यह राजस्थान के 60.2% एरिया पे फैली हुई है और ये राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में फैली हुई है। ज़्यादातर हिस्सा इसका पश्चिमी भाग है जो कि अरावली के पश्चिम में है, और यहाँ रेगिस्तानी भाग इसके अंतर्गत आता है। दूसरी अफवाह प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, यानी नदियों का वह क्रम जो कि अरब सागर, यानी अरब सागर में आपका कच्छ का रण भी है, खंबात की खाड़ी में भी गिरती है वो नदियाँ भी हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ भी अरब सागरीय अफवाह प्रणाली का हिस्सा है। तीसरा अफवाह प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी का अफवाह प्रणाली। बंगाल की खाड़ी का अफवाह प्रणाली यदि क्षेत्र के हिसाब से देखें तो दूसरा प्रमुख अफवाह प्रणाली है, जिसमें 22.4% एरिया कवर होता है। तो हमने सर्वप्रथम जाना कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहली प्रवाह प्रणाली है जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली है। दूसरी अफवाह प्रणाली अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, यानी नदियों का वह क्रम जो अपना जल ले जाके और अरब सागर में गिराती है। तीसरी अफवाह प्रणाली बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली, यानी वह नदियाँ जो अपना जल किसी न किसी माध्यम से, जिस चंबल का पानी गया यमुना में, यमुना का पानी गया गंगा में, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गई, तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह प्रणाली। अब सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो हमारा है आंतरिक प्रवाह प्रणाली का। इसके बारे में बात कर रहे हैं। आंतरिक प्रवाह प्रणाली में जो नदियां हैं उनमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी जो कि एक प्रमुख नदी है और अपने शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। क्योंकि हमारी जो यह नदी है ये वैदिक संस्कृति इसी नदी के जो किनारे विकसित हुई थी, और यह जो नदी है इसको वेदों में द्वेषदती नदी के नाम से भी जाना गया है।
लेकिन वर्तमान समय में इस नदी का नाम नाली या मृत नदी के नाम से इसको अधिक जानते हैं। ये मृत नदी इसको यूँ के इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मानसून आता है उस समय तो यह नदी प्रवाहित होने लग जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून ख़त्म होता है तो ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो विलुप्त हो जाती है, इसी कारण इसको मृत नदी भी कह दिया गया है। और इस नदी का जो प्रवाह क्रम है ये काफ़ी छोटा हो जाता है, तो हम जनरली घरों के बाहर जो पानी बहता रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम नाली कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका भी पानी का जो प्रवाह क्रम है वो काफ़ी संकीर्ण हो जाता है, पेटा काफ़ी संकीर्ण हो जाता है, इस कारण इसे नाली भी कह दिया जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलकर और राज्य में प्रवाहित होती है। यह नदी शिवालिक श्रेणी में जो शिमला जगह है उस शिमला के दक्षिण में कालका नामक स्थान से निकलती है, और कालका से यह नदी अंबाला, पटियाला, हिसार होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवाहित होती है, और कभी कभी जब वर्षा अधिक हो जाती है, इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो यह पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। इस नदी की कुल लंबाई अर्थात कहाँ से कहाँ तक, इस नदी की कालका से लेके और हनुमानगढ़ में बटनेर जो है जगह है उससे वहाँ तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। यह नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इतिहास में भी इस नदी का उल्लेख होता है। क्योंकि इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है, और इस नदी के प्रवाह क्रम को हकरा, क्या नाम बोल रहा हूँ मैं, इस नदी के प्रवाह क्रम को हकरा के नाम से भी या हाकरा के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है कांतली नदी, यह सिक्कर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर और ये नदी झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है, और झुंझुनू में प्रवाहित होती हुई चूरू जिले के पास पहुंच जाती है, और चूरू जिले की सीमा पर जाकर लुप्त हो जाती है। इस नदी के किनारे भी एक बहुत प्राचीन सभ्यता विकसित हुई है जिसे हम गेणेश्वर सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह नदी चूरू जिले में प्रवेश नहीं करती है। इसी कारण चूरू जिला है वो ऐसा जिला है जहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, और इस नदी के किनारे गेणेश्वर सभ्यता भी है। गेणेश्वर सभ्यता में कभी आपको जाने का मौका मिले तो इस नदी के किनारे गर्म पानी के सोते भी हैं। गर्म पानी के सोते, ऐसे सोते जो आप सर्दियों में भी जाओगे तो उसका जो पानी निकलता है वो गर्मा गर्म पानी निकलता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि इसके गर्म पानी में, इसके सोते के पानी में नहाने से आपको कई प्रकार के चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसको तोरावाटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हमें जानना आवश्यक है। नेक्स्ट चीज़ है कांकनी नदी। कांकनी नदी ये जैसलमेर जिले में जैसलमेर नगर से 27 किलोमीटर दूर कोटरी गांव से निकलती है। इस नदी को मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के सहारे एक झील का भी निर्माण होता है जिसे बुद्ध झील के नाम से जाना जाता है, और इसके आगे प्रवाहित होती हुई यह नदी विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदी है साबी नदी। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से, जो जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलती है, और आगे प्रवाहित होते हुए यह नदी पाटोदी जगह है हरियाणा में, वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। इस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसे हम सीता के नाम से जानते हैं, और यह नदी है ये 185 किलोमीटर लंबी नदी है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम जानते हैं मंथा के नाम से। मंथा, यह नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, और बैराट की पहाड़ियों से निकलकर आगे जाके ये नदी सांबर झील में गिर जाती है। और इसी यहाँ जानने की बात है कि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखने की बात है कि एक तो मंथा नदी है, मेंथा, जो कि सांबर झील में गिरती है। दूसरी जो नदी सांबर झील में गिरने वाली है वह है रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो नदी है ये अजमेर ज़िले में इस्लामाबाद के पास से निकलती है, और इस्लामाबाद भी ध्यान रखना हमें आवश्यक है
क्योंकि इस्लामाबाद निम्बार्क संप्रदाय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीठ है और इसके पास ही एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है। इसके आसपास के एरिए से यह रूपनगढ़ नदी प्रवाहित होती है और उसके बाद आगे जाके सांबर झील में गिर जाती है। यहाँ आंतरिक प्रवाह प्रणाली को ध्यान रखने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सांबर झील में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा मंथा, ये भी सांबर झील में गिरती है, और दूसरी रूपनगढ़ नदी है, ये भी सांबर झील में गिरती है। नेक्स्ट रूपनगढ़ के बाद में एक और नदी है जिसका नाम है रूपारेल। रूपारेल नदी यह अलवर जिले में थानागाजी जो जगह है उस थानागाजी के पास उदयनाथ की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ी है? उदयनाथ की पहाड़ी। इस उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है और आगे जाके भरतपुर में जगह है कुशल पर, वहाँ तक प्रवाहित होती है और उसके बाद ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो आज अपन ने राजस्थान की प्रवाह प्रणाली के बारे में बात की कि राजस्थान की प्रवाह प्रणाली को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया: आंतरिक प्रवाह प्रणाली, अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली, बंगाल की खाड़ी की प्रवाह प्रणाली। और इस जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, इस आंतरिक प्रवाह प्रणाली के बारे में भी अपने जाना कि ये जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली है ये ज़्यादातर राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली वह प्रवाह प्रणाली जिसमें नदियाँ किसी भी सागर में या खाड़ी में जाके नहीं गिरती, वह वहीं की उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के रेतीले टीलों में ही जाके विलुप्त हो जाती है, वह आंतरिक प्रवाह प्रणाली कहलाती है। अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली और बंगाल की खाड़ी के प्रवाह प्रणाली के बारे में अपन इसका जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।